नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार पढ़ा था। ये नोट्स एनसीईआरटी का सार संग्रह है, निचोड़ है एक तरह से। आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हों तो उसमें से जो प्रश्न बन सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, वो सारे प्रश्न इसमें महेश कुमार वर्णमाल जी समाहित किए हुए हैं। उसी पीडीएफ को मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। मूल अधिकार हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, आप नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देखें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप इसको शॉर्ट में डीपीएस भी लोग कहते हैं। हम आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उसी को हम आपको बता रहे हैं। और इसका लाइव क्विज भी आज के रात में 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप नीचे लिंक दिया गया हुआ है, आप उस लिंक के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। और शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अब इसके बाद जो आता है भाग 4, उसमें आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं भारतीय संविधान के। पहला ही प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। नीचे आप देख भी रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ये नॉर्मल प्रश्न है, पूछ लेता है। दूसरा है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। वही जो मैंने आपको बताया भाग 4 में है। और इसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 40 में आप देखते हैं पंचायती राज की व्यवस्था की गई है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। सामान्य आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। ये कोष्टक में दिया, इसको जरूर आप नोट कर लें, बार बार पूछता है प्रश्न। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब है कि जैसे आप मौलिक अधिकार, अगर आपका कहीं भी हनन हो रहा हो, आपके अधिकार हनन हो रहा हो, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों में जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उन चीज़ों का हूबहू लागू नहीं हो रहा है तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। वो वाद योग्य नहीं है। वो राज्य पर डिपेंड करता है कि वो लागू करे या ना करे। राज्य अपने संसाधन के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उन सिद्धांतों को लागू करता है, इसीलिए ये वाद योग्य नहीं है। अब प्रश्न बार बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन वाद योग्य है या नहीं है। वाद योग्य आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व ये वाद योग्य नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस हम आपको आगे बताएंगे, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं ऊपर, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 का। कभी कभी 43 ही लिया रहता है, या उससे अगर और भी डीपली पूछता है तो क ख ग या ABCD करके दे देता है, उसको आप विशेष ध्यान दें। मैंने आपको पीछे बताया था समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रावधान कहाँ किया गया है, 39 घ में। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और 40 में आपका पंचायती राज प्रणाली, पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में वर्णित है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समान कार्य और समान वेतन के लिए पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। कोई एक कार्य अगर पुरुष और स्त्री दोनों कर रहे हैं तो दोनों के वेतन में अंतर नहीं होना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ये बात आप पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और सबसे महत्वपूर्ण, अब ये पॉइंट आप जरूर नोट करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। वो अनुच्छेद 51 है। ये आप जरूर नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 50 भी पूछता है। अनुच्छेद 50 आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, बताएं कि अनुच्छेद 50 में क्या है। मैं अगली वीडियो में आपको उसका सही उत्तर आपको बताऊंगा। ये अनुच्छेद 51 बार बार प्रश्नों में पूछता है
इसको आप ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत की क्या स्थिति होनी चाहिए देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जो है हमारे भारतीय संविधान में वर्णित किया गया अनुच्छेद 51 में। अब देखिए कि ये कथन है के.टी. शाह जी का कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये के.टी. शाह जी का कथन, मैंने आपको लाइव क्विज में भी कराया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार प्रश्न पूछा जाता है ये, चाहे आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य या संघ, बार बार ये प्रश्न रखता है। कोटेशन, इस कोटेशन का सीधा सा मतलब है कि सुविधा अनुसार अदा किया जाना का मतलब है कि राज्य के अनुसार, राज्य के पास जितने भी संसाधन है, वो उपयुक्त संसाधन उसी के अनुसार उसमें से लागू करता है। मान लीजिए किसी संस्थान, किसी बात की, मान लीजिए पंचायती राज व्यवस्था है, उसका गठन करना है, तो ये राज्य पर डिपेंड करता है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत वो करे या ना करे। उस पर आप जबरदस्ती या न्यायालय की शरण लेकर के आप नहीं करा सकते। अभी नीचे देखिए, नीति निर्देशक तत्व के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसमें टिक लगाएं, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान दें। सबसे पहले तो आप टिक लगाएं अनुच्छेद 37, इसको आप जरूर टिक करें। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होगा, किस अनुच्छेद में है ये प्रश्न रख देता है, आप वही कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। अनुच्छेद 37 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, अनुच्छेद 38 ये भी आप लिख सकते हैं। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, राज्य का कार्य कोई, जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा आप कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके पास नहीं है शुल्क, पैसा नहीं है, तो आप निःशुल्क सरकार व्यवस्था करेगी, कोई आप सरकारी वकील आपका मैटर हैंडल करेगा। 39 घ आप जरूर याद रखें, मैंने आपको पहले बता दिया है। 39 घ में आपको याद करना है, पुरुष व स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे टीजीटी का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, जरूर आप याद रखें। अनुच्छेद 40 आप बिल्कुल भूले ही नहीं, बार बार प्रश्न रखता है। और अनुच्छेद 41 भी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। ये लिखा तो अधिकार है, लेकिन वो राज्य डिपेंड करता है वो आपको दे या ना दे, उसके संसाधन पर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 42 भी आप देख सकते हैं, काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, मतलब काम जहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे कामगार, जैसे मान लीजिए कोई कारखाना है या कोई फैक्ट्री है या कोई कार्यालय है, उस जगह काम करने के लिए जो मानवोचित, मतलब कि मानव के लिए उचित दशाएं होनी चाहिए, ये व्यवस्था करना भी काम है सरकार का, नीति निर्देशक सिद्धांतों का के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में करता है कि जहाँ भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है वो उसमें उसके साथ न्याय संगत और मानवीय दशाएं होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी जगह काम हो रहा हो जहाँ पशुवत व्यवहार हो, यहाँ गंदगी हो, बहुत ज़्यादा बीमारी की संभावनाएं हों, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मानवीय दशाएं होनी चाहिए। वो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आपको आएगा। और 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो काम करते हैं, जो कामगार मजदूर लोग होते हैं, उनकी निर्वाह मजदूरी, मतलब इतनी मजदूरी होनी चाहिए, वो डिसाइड करे सरकार, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। ये भी आप नोट कर सकते हैं, बेहतरीन पॉइंट है ये। अब आप बात करते हैं 43 का। ये टीजीटी वगैरह में थोड़ा सा डीपली में चल जाता है, टीजीटी पीजीटी में पूछने में। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों का भाग लेना, किस अनुच्छेद में है, तो 43 का। 43 खा में बात करें तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 44 आप बिल्कुल याद रखिए, अनुच्छेद 44 नहीं भूल सकते आप, परीक्षा दे रहे हैं तो अनुच्छेद 39 घा, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 37 ये आप नहीं भूल सकते हैं, अनुच्छेद 39 का ये भी आप नहीं भूल सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 44 में है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये बिल्कुल आप नहीं भूल सकते हैं। और अनुच्छेद 44 45 44 45 आप भूले नहीं, इसको आप जरूर याद रखें, लिख लें इसको। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो आंगनबाड़ी में आप देखते हैं जो अनिवार्य कर दिया गया है 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए, वो अनुच्छेद 45 के लिए। कभी कभी प्रश्न घुमा देगा कि आंगनबाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं, जो 6 वर्ष से कम या प्री प्राथमिक या प्री प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे की शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर रही है दोनों मिलकर, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है,
तो आप वहीं गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आपको याद रखिए 44-45 समान नागरिक संहिता 44-45 में आप 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनुच्छेद 45 बिल्कुल याद रखें। अनुच्छेद 46 भी ठीक है, SC/ST दुर्बल बच्चों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि भी है। अनुच्छेद 47 में आप देख सकते हैं पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में लोक स्वास्थ्य एवं सुधार का तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के ऊपर प्रतिबंध है। आप देख सकते हैं 47 में नशीले पदार्थों मद्य निषेध भी 47 में जैसे आप कर सकते हैं। 48 में गाय बछड़ों तथा दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध है एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास है। ये चीज़ जरूरी नहीं है कि सरकारें लागू करें, इनके पर आप दबाव नहीं दे सकते, आप उन पर केस नहीं कर सकते इस मैटर को लेकर। जो अगर उनकी मर्जी है तो लागू करें, नहीं मर्जी है तो नहीं लगे। आप इसमें वर्तमान में देख सकते हैं अनुच्छेद 48 में के तहत कुछ राज्य लागू किए हैं कि लागू करना चाह रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं लागू किए हैं। वहाँ गाय बछड़े सब कट रहे हैं या कुछ भी हो, दुधारू पशुओं का भी जो है करते हैं, तस्करी या व्यापार करते हैं, आप लोग सभी जानते हैं बेहतर तरीके से। 48 भी आप याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना 48 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। 48 का ये प्रश्न बार बार पूछता है, इस समय ट्रेंड में है, बार बार पूछ रहा है ये अनुच्छेद 48A ये प्रश्न। पर्यावरण तथा संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये 48 का में है। इसको आप बिल्कुल आप लिख लीजिए, कहीं छोड़िए नहीं इसको। ये बार बार पूछा और बार बार पूछेगा भी। पर्यावरण संबंधित प्रश्नों में ये एक प्रश्न आ जाता है। ये पर्यावरण का भी हो गया और एक तरह से संविधान का भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या संस्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। मतलब जो राष्ट्रीय महत्व के हैं कि मान लीजिए कि जैसे ताजमहल हो गया या बहुत सारे चीज़ें हैं जो पुरानी कलाकृतियां हैं, ऐतिहासिक हैं, और उनको जो संजो के रखना, उनको संरक्षण प्रदान करना, ये राज्य का दायित्व है। ये 49 के अंतर्गत आता है। अब मैंने अभी प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50-50, ये आप ट्रिक देख लीजिए। 50-50 यानी बंटवारा कर देना भैया कार्यपालिका और न्यायपालिका में। ये आपको याद करने का ट्रिक है, 50-50 याद रखिएगा। जहाँ बंटवारे की बात आ जाए किसकी, कार्यपालिका से न्यायपालिका की, पृथक्करण की बात आ जाए, ये जान लेना अनुच्छेद 50 है। और अनुच्छेद 51 मैंने आपको बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आप इन दोनों प्रश्नों को याद करने का तरीका आप समझ सकते हैं कि दो भाइयों में बंटवारा हुआ, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका में, और उसके बाद 51 में शांति और सुरक्षा के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मान लीजिए कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों देश हैं, दोनों देश में अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बंटवारा हुआ और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाकर अपना जीवन यापन करने लगे। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, 51 शांति सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये आप बिल्कुल याद रखें। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व व एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मैंने आपको ये बताया कि कानूनी अधिकार आपको कानून द्वारा संरक्षण मिलता है, कानून द्वारा संरक्षण, न्यायपालिका द्वारा संरक्षण अधिकारों को मिलता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को केवल राजनीतिक है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे लागू करे या ना करे। अगला वीडियो हमारा आएगा मूल कर्तव्य का, आप लोग जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी आपका लग रहा हो डाउट आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। बहुत जल्द ख़त्म करेंगे आपका संविधान 31 तारीख तक। जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, और जो लोग नहीं जुड़े हैं, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे आप अपने विचार ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा और आगे अच्छा काम करने का, और आपको और अन्य जो है कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे यूट्यूब के माध्यम से और अपने टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।